गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? पलक, गुनगुन, अदिति, गुरांगी, चैतन्य, आराध्या, आप सब लोगों को गुड इवनिंग। एंड बाकी जनता भी आ जाती है तो उनको भी गुड इवनिंग कर देते हैं हम लोग। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट कीर्ति बट यस या ओके। तो हमारा चैप्टर 4 चल रहा था, थोड़ा सा ही बचा है और थोड़ा सा आज वाइट बोर्ड और वाइट कुर्ता हो रखा है मेरा, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस हो रखी होगी, टाइट की चमकार, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, एक सेकेंड ज़रा मैं कैमरा सेट कर लूँ। हाँ जी, ओके, ऑल राइट, ठीक है जी। तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो है बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स तक किया था, और पेज नंबर 80 पे था ये, और इसके बारे इन्होंने सुसाइड के बारे में बता रखा था। ठीक है, तो वो तो हम शुरू नहीं कर पाए थे, मैंने बोला था आपको नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू कर लेते हैं। इसके बाद हमारा स्किज़ोफ्रेनिया, स्पेक्ट्रम रिलेटेड डिसऑर्डर्स, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, डिस्ट्रप्टिव इम्पल्सन, सब्सटेंस रिलेटेड, ये सारे टॉपिक्स बचेंगे। थोड़ा सा ही है तो इसको हम फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। तो सीधा पेज नंबर 80 पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो सुसाइड के बारे में हमें बता रखा है। इनफैक्ट जो है आप देख ही रहे हैं कि इस दौरान अभी कोरोना में के टाइम पे भी काफ़ी सुसाइड केसेस हमारे सामने आए हैं, इर्रिस्पेक्टिव हमारे जो सुशांत सिंह राजपूत है उनकी डेथ हुई, निशा गुरगैन थी उसने सुसाइड कर लिया, और भी काफ़ी सारे लोग थे। अपार्ट फ्रॉम सेलिब्रिटीज़ कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन सुसाइड एक्चुअली में कर लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, तो ये भी एक जो है फिनोमिना है। तो इसीलिए इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। पहले एक्चुअली में ये टॉपिक कवर फुल फ्लेजेड यहाँ पे नहीं होता था, बट अब ये थोड़ा सा कवर करने लग गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है तो कहते हैं हर एक सुसाइड एक मिसफॉर्चून है। सुसाइड जो है किसी भी एक इंसान के लाइफ स्पैन में कभी भी हो सकता है। आप सोचेंगे कि ये जो है आप किसी एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से या कहीं पे भी है, हो जाता है, ठीक है, एक अलग बात है, बट कभी भी ये पॉसिबल हो सकता है। एंड सुसाइड जो है एक बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, कल्चरल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हमें देखने को मिलता है सुसाइड। ठीक है, और इनफैक्ट जो इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है। तो कहते हैं कई रिस्क फैक्टर इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर आपको किसी तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, स्पेशली अगर डिप्रेशन है या अल्कोहल यूज़ आप ज़्यादा कर रहे हो, अगर किसी नेचुरल डिज़ास्टर से जो है आप गो थ्रू कर रहे हो, वायलेंस है, अब्यूज़ है, लॉस है, आइसोलेशन है, आप देखते हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस होते हैं, मैरिटल डिस्कॉर्ड है, बिजनेस लॉस है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, ये सब चीज़ें एक्चुअली में चल रही होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप कहीं ना कहीं सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हो। और इनफैक्ट इन्होंने ये भी बात बोली है कि अगर आप सुसाइड पे प्रीवियसली आपने अगर कहीं सुसाइड जो है किया होता है, कि आपको लगता है कि आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर रखा है, तो चांसेस थोड़े से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आप सुसाइडल टेंडेंसीज आपकी बढ़ जाती हैं। कहते हैं सुसाइडल बिहेवियर इंडिकेट क्या करता है कि अगर आप एक इंसान मान के चलिए बार बार बोल रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा या कर लूँगी, तो हम ये मान सकते हैं उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है, स्ट्रेस मैनेज वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सुसाइडल थॉट्स की वजह से आप सुसाइडल एक्शन लेते हो। ओनली व्हेन एक्टिंग ऑन दीज थॉट्स सीम्स टू बी द ओनली वे आउट ऑफ पर्सन डिफिकल्टी। तो लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे पास ये कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। अभी एक आपने वो बहुत ट्रोल हो रहा है, अमन बैसला करके एक लड़का है, जिसका अभी एक सुमित गोस्वामी का एक लड़का आया था, फीलिंग्स उसका गाना आया है। ठीक है, और उसकी कोई एसोसिएट थी, उसके चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया। लेटर अभी लॉकडाउन के आसपास की ही बात है, अप्रैल के आसपास की बात है, जब एक गुड़गांव के लड़के ने सुसाइड कर लिया था। 12th की लड़की ने उसको बोला था कि इसने जो है सेक्सुअली मुझे अब्यूज़ किया था बेसमेंट में स्कूल के, और वो 10th का इंसिडेंट था और उसने सुसाइड कर लिया। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो थॉट्स हैं और आपको लगता है कि मेरे पास और कोई जो है रास्ता नहीं है इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, तो मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ, ये बेटर है, ऐसा लग रहा होता है। ये जो थॉट्स होते हैं इमोशनल और बाकी सारे डिस्ट्रेस में बड़े हाइटन अप हो जाते हैं। इसका जो है आप देखो कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होता है, एंड डिवास्टेटिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग फिनोमिना है ये। बेसिकली एक इंसान के ऊपर बहुत बड़ी छाप छोड़ जाते हैं। स्टिग्मा जो है जो सुसाइड से सराउंडेड है, इट कंटिन्यू डिस्पाइट डिसेंट एडवांटेजेस रिसर्च इन दिस फील्ड। ड्यू टू दिस मैनी पीपल हु आर कंटेम्पलेटिंग और इवन अटेम्प्टिंग सुसाइड डू नॉट सीक हेल्प, दस प्रिवेंटिंग टाइमली हेल्प फ्रॉम रीचिंग देम। तो अब बोल तो बहुत कोई लोग रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली जब हमें टाइमली हेल्प चाहिए होती है तो कई बार कोई अवेलेबल नहीं होता। तो आई रिमेंबर अभी लॉकडाउन में ही मैंने एक लड़के की काउंसलिंग करी थी, रिलेशनशिप, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई थी, तो सुसाइडल हो रखा था। हालांकि बोलने और करने में फ़र्क होता है, बट स्टिल
ही वॉज, ठीक है। तो उसको किस तरीके से उसके ट्रॉमा से बाहर निकाला एक हद तक मैंने, तो वो चीज़ मैं कर पाया। So therefore, improving identification, referral, management of behavior are crucial for preventing suicide. Therefore, we need to identify vulnerability, comprehend the circumstances leading to such behavior, and accordingly plan intervention. Suicides are preventable. तो कहते हैं ऑब्वियसली टाइम टू टाइम इसके लिए आपको चीज़ें करनी पड़ती है। सुसाइड्स प्रिवेंटेबल है, आप कर सकते हो। देयर इज़ अ नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी सेक्टोरल अप्रोच विद द गवर्नमेंट, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी ऑल प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज स्टेक होल्डर। और इनफैक्ट अभी जो है इसके लिए बड़े सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। अब न्यूज़पेपर में जैसे मैं डेली देख रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से जो है आपको कई सारी उसमें क्वेरीज वगैरह भी आ रही हैं, प्लस आपको वो ऑर्गेनाइजेशंस की और फ़ोन नंबर के साथ लिस्ट दी जा रही है जहाँ पे आपको लगता है आप डिस्ट्रेसिंग कंडीशन में हो तो आप उनको कॉल करें एंड वो आपको काउंसिल कर पाएंगे। एनजीओज़ भी हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी हैं, वो सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी जहाँ जहाँ जिन जिन साइकोलॉजी ग्रुप में मैं एसोसिएटेड हूँ तो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकली हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल काउंसलर की डिमांड आ रखी है, ठीक है, विद सर्टेन कंडीशंस ऑब्वियसली। तो कहते हैं कुछ WHO ने मेजर्स यहाँ पे सजेस्ट करे हैं। सुसाइड को आप उसमें लिमिट कर सकते हो कि लिमिटिंग एक्सेस टू द मीन ऑफ सुसाइड, रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड बाय मीडिया इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, ब्रिंगिंग एन अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ पीपल एट रिस्क, ट्रेनिंग हेल्थ केयर वर्कर्स इन असेसिंग एंड मैनेजिंग फॉर सुसाइड, केयर फॉर पीपल हु अटेम्प्ट सुसाइड एंड प्रोवाइडिंग कम्युनिटी सपोर्ट। इन लोगों की मदद करी जाए, बात करी जाए, टाइमली सपोर्ट दिया जाए, ये सब चीज़ें हम थोड़ी बहुत कर सकते हैं। कहते हैं अब इम्पॉर्टेंट बात आती है हमें ये भी देखना कि जो स्टूडेंट्स डिस्ट्रेस में होते हैं, हो जाते हैं बोर्ड्स के दौरान भी, वैसे भी तो कई इंस्टेंट्स हमें हर साल आपको देखने को मिलते हैं। अभी एक लेटेस्ट में जब आपके रिजल्ट आ रहा था इस बैच का तो उसमें भी एक जो था ऑन द एप्रीहेंशन कि मैं फेल हो सकती हूँ, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली दुनिया बड़ी है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सो एनी अनएक्सपेक्टेड और स्ट्राइकिंग चेंज इफेक्टिंग द एडोलेसेंस परफॉर्मेंस, अटेंडेंस और बिहेवियर शुड बी टेकन सीरियसली। अगर आपका अन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, ग्रेड्स ख़राब हो रहे हैं, एफर्ट ख़त्म हो रहा है, मिसबिहेवियर हो रहा है क्लासरूम में, मिस्टीरियस और रिपीटेड एब्सेंस है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग मिसयूज़ हो रखा है, तो ये आप बच्चे डिस्ट्रेस कंडीशन में जा रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए आप स्टूडेंट के सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज़ कर सकते हो। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम होएगा, इंपॉर्टेंट है, आप कोप अप कर सकते हो। इन ऑर्डर टू फॉस्टर पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम इन चिल्ड्रन द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी यूजफुल। एक्सेंचुएटिंग पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंस टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। तो आपको बताया जाए, देखो आप नहीं कर पा रहे हो ऐसे, आप जैसे लोग बहुत सारे रहे हैं जो है जिनकी पॉजिटिव लाइफ आइडेंटिटी रही है और उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी बोली जाती है। अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए फिजिकल, सोशल और वोकेशनल स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन इन लोगों के साथ इस्टेब्लिश किया जाए, अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर एंड गोल्स दिया जाए, गोल्स फॉर स्टूडेंट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट टू बी कंप्लीटेड विद इन रेलेवेंट टाइम। तो हम लोग जैसे कई बार अननेसेसरी गोल्स अपने लिए रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक ऐसा टाइम फ्रेम रखिए, ठीक है, या टाइम फ्रेम के साथ ऐसा गोल रखिए जिसको आप एक्चुअली में अचीव कर पाएँ, ठीक है। इस तरीके से कई लोग करते हैं, ठीक है। जैसे अभी पिछले साल से कंपैरेटिव मैंने दिशा अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, उसमें काफ़ी चेंज देखा। आराध्या का कंपैरेटिव चेंज आया। अभी रिसेंट में गौरांगी ने जैसे ज्वाइन किया है तो गौरांगी के कुछ इश्यूज चल रहे थे, उसमें स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट हम लोगों को मुझे देखने को मिली, हम लोगों को क्या मुझे देखने को मिली। तो ये हो सकता है आप छोटे छोटे गोल रखा, अब ये नहीं हो सकता 50 से सीधा 100 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको देख के चलना है। तो बी इट्स नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स, अपनी लाइफ के लिए भी आपको ये देख के चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर सुसाइड के बारे में और स्टूडेंट डिस्ट्रेस के बारे में और कैसे एक स्टूडेंट के सेल्फ एस्टीम को बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में बताया। अब जो है हम सबसे खतरनाक डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो है हमारा स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बारे ये कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहले स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स में ही आता था ये। तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स एक्चुअली, जिसमें पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग आपकी ख़राब हो जाती है बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस ख़राब हो जाता है, परसेप्शन बड़े अजीब से हो जाते हैं, अनयूजुअल इमोशनल स्टेट होती है, मोटर एबनॉर्मलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती है। डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर है, बहुत ख़राब है, ठीक है, बिल्कुल झिझोड़ के रख देता है आपको। सोशल साइकोलॉजिकल कॉज जो स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रेमेंडस है टू द पेशेंट एज वेल, टू देयर फैमिली एज वेल, टू देयर सोसाइटी, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली स्किज़ोफ्रेनिया को हमें सिम्टम्स भी देखना पड़ेगा, तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम एंड साइकोमोटर सिम्टम। 3 कैटेगरी। पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, नेगेटिव एंड साइकोमोटर। पॉजिटिव में सब बढ़ा के कर रहे होते हैं ये पेशेंट्स,
और नेगेटिव में सबका डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। साइकोमोटर में आपकी मोटर एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। बड़ा सिंपल सा है, बट आपको नाम याद रखने हैं। फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव सिम्टम्स इन्होंने क्या बोला है, दीज आर पैथोलॉजिकल एक्सेसेस और बिजारे एडिशन टू पर्सनस बिहेवियर, डिल्यूजन्स, disorganized thinking, speech, heightened perception and hallucination and inappropriate effect are the ones often found in schizophrenia। ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो याद रखना इसको, क्योंकि आपको कभी कभी स्पेसिफिकली आपसे पूछ लेते हैं, वरना स्किज़ोफ्रेनिया टोटल जो है 6 मार्कर का क्वेश्चन है, बीच बीच में से 1 1 2 2 3 3 मार्कर भी आया हुआ है, तो ये प्लीज़ याद रखना। डिल्यूजन हेलुसिनेशन का डिफरेंस भी आ जाता है, 3 4 मार्कर आगे दिया हुआ है। तो मैनी पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया, इन लोगों को डिल्यूजन हो जाते हैं। डिल्यूजन एक फॉल्स बिलीफ होता है, एक ऐसी मान्यता जिसका कोई सर पैर नहीं है। फॉल्स बिलीफ, आप किसी चीज़ पे मान रहे हो पर उसका कोई सर पैर नहीं है, कोई किसी तरीके का ग्राउंड नहीं है जिसके ऊपर वो बेस करता हो, तो एक्चुअली में एक सच नहीं होता ये। एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रैशनल आर्ग्यूमेंट। तो आप इनसे आर्ग्यू करने की कोशिश करोगे या इनको कुछ बताओगे तो इनको नहीं समझ आता, एंड इसकी सच्चाई नहीं होती, कोई भी बेसिस रियलिटी में नहीं होता। तो सबसे पहली बात आती है डिल्यूजन और परसिक्यूशन की। यहाँ पे सबसे पहली बात, ये मोस्ट कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिया में। जिन लोगों को ये डिल्यूजन होता है उनको लगता है कि हमारे अगेंस्ट जो है प्लॉटिंग करी जा रही है, हमें स्पाई किया जा रहा है, हमें स्लैंडर करने की कोशिश करी जा रही है, थ्रेटन करने की, अटैक करने की या विक्टिमाइज बनाने की कोशिश करी जा रही है। फिर जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है उन लोगों को डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी होता है, इन विच दे अटैच स्पेशल एंड पर्सनल मीनिंग टू द एक्शंस ऑफ अदर और टू ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, कि ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ है, इससे कुछ हो जाएगा, ठीक है, या इस बंदे ने एक ऐसा ऐड कर दिया, ये तो मेरी लाइफ को कुछ ऐसा कर देगा। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ अटैचमेंट कर सकते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली थोड़ा सा बिजारे, अजीब सा होता है। इन डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर पीपल बिलीव देमसेल्फ टू बी स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन। तो आपको लगता है मुझे भगवान की ताकत आ गई है, मैं दुनिया हिला सकता हूँ, मैं भूकंप ला सकता हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर इनको हो जाता है। फिर बात आती है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इनको ऐसा लग रहा होता है इनके फीलिंग्स, थॉट और एक्शंस कोई और कंट्रोल कर रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, इनको ऐसा महसूस हो रहा होता है। फिर ये तो इनका आपके डिल्यूजन्स इन्होंने बताए, सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन आ जाता है एप्लीकेशन बेस्ड। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब ही मारना होता है। रेफरेंस है स्पेशल मीनिंग अटैच करना, ग्रैंडियर है स्पेशली एम्पावर्ड लगना, एंड कंट्रोल है लाइक योर फीलिंग्स एंड थॉट्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन, ठीक है जी। तो ये चीज़ भी बोली जाती है। फिर जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ये लोग जो हैं लॉजिकली नहीं सोच पाते और अजीब तरीके से बोल रहे होते हैं, इनका फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स इसको ही कहलाया जाता है, और इसकी वजह से एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट जो है कम्युनिकेशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ सेंटर फ्रेश की तरह जीभ लपलपाई वाला सिचुएशन हो जाती है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो दीज इंक्लूड रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। तो एक इंसान किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, कहीं पे चला गया, जो बेसिस चल रही है टॉपिक का उसको हिला देते हैं, इलॉजिकल चीज़ें कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लाइक लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस, डिरेलमेंट, इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस दैट इज़ नियोलॉजिज्म, persistent in inappropriate repetition of the same thought that is persecution। बार बार एक चीज़ आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ न्यूरोलॉजी, अब जैसे दिखते हैं न्यूरोलॉजिज्म वगैरह या एक रेपिटेशन ऑफ थॉट्स लोग बोलते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंट में क्या हुआ, मेरे ब्रदर इन लॉ ने, अभी उसने 12th क्लियर करी है, तो वैसे इंस्टाग्राम पे बड़ा एक्टिव रहता है, तो किसी ने मीम डाला हुआ था, तो ब्यूटीफुल और नाइस को मिक्स कर दिया। मैं भी आजकल ऐसे कमेंट कर, तो उस पर कमेंट करा दोस्त है, वो भी लगा हुआ है, मैं भी लगा हुआ, तो नाइस्टीफुल कर दिया, नाइस्टीफुल। तो मैंने बोला बढ़िया है बेटे। तो मैं भी आजकल जिनको किसी का कुछ कमेंट करना होगा तो मैं भी लिख देता हूँ नाइस्टीफुल। तो नियोलॉजिज्म ही है, बट ऑब्वियसली इसका कोई सर पैर नहीं है, ठीक है जी। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स आप स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में देखते हो, ठीक है। मैंने तो पर्सनली नोट किया है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा अभी। फिर जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है, इनको हेलुसिनेशंस होती हैं, हेलुसिनेशंस विच इज़ परसेप्शंस दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो मैं यहाँ पे अकेला बैठा हूँ, मैं बोलूँगा मेरे सामने गौरांगी दिख रही है बैठी हुई, वो देखो बेचारी गौरांगी बैठ के पढ़ रही है, टेस्ट दे रही है, बट ऐसा एक्चुअली में कुछ नहीं है, मुझे ये नज़र आ रहा होगा, विच इज़ वेरी कॉमन विद स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स, ठीक है। और एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, गौरांगी वहाँ पे बैठी नहीं है, बट बोलो देखो बैठी है, मेरी तरफ देख रही है, पेपर दे रही है, डाउट्स पूछ रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो इसमें जो हेलुसिनेशन इंसान को होते हैं, ऑडिटरी, टैक्टाइल, सोमैटिक,
विजुअल, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे होते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस क्या है, कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिया में, लोगों को आवाज़ आ रही होती है, कोई थर्ड पर्सन बोल रहा है या सेकंड पर्सन बोल रहा है, रेफर करके बोल रहा होता है। हेलुसिनेशन अदर सेंसेस की भी होती है, टैक्टाइल, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन आपको हो रही होती है, सोमैटिक होती है, कुछ लग रहा है पेट में कुछ चल रहा है, स्टमक में कुछ या बॉडी में अंदर कुछ चल रहा है। विजुअल हेलुसिनेशन होती है, वेग परसेप्शन ऑफ कलर है, या कुछ लोग दिख रहे होते हैं आपको, ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होते हैं जो कि एक्चुअली में नहीं होते। गस्टेटरी होता है, आपको खाने का टेस्ट या ड्रिंक का टेस्ट अजीब सा लग रहा होता है जो कि एक्चुअली में नहीं होता। ऑल्फैक्टरी भी होता है, आपको लगता है कि बदबू आ रही है, स्मोक आ रहा है, स्मेल ऑफ पॉइजन है, ये सब चीज़ें आपको सुंघाई देती हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। तो ऑल्फैक्टरी इज बेसिकली रिलेटेड टू योर स्मेल, ठीक है, ये स्मेल सेंसेस, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो ये सारा आपका पॉजिटिव सिम्टम है। एक और रह गया, पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया ऑल्सो शो दैट इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट, दैट इज इमोशन दैट आर अनसूटेड टू दैट इमोशन। तो कुछ ऐसे इमोशन आप शो कर रहे होते हैं जो कि शायद एक्चुअली में शो नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारा आपके सारे पॉजिटिव सिम्टम्स थे जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया। फिर बात आती है पॉजिटिव के बाद स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में, तो ये पैरेलली भी हो सकती है, या पर कई बार क्या होता है, कई पेशेंट्स में पॉजिटिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कई पेशेंट्स में नेगेटिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर ये साथ साथ भी एग्जिस्ट कर रहे थे, कुछ पार्ट ऑफ पॉजिटिव, कुछ पार्ट ऑफ नेगेटिव, कुछ पार्ट ऑफ साइकोमोटर सिम्टम्स, ठीक है। साइकोमोटर तक तो पहुँच जाते हो, तो जब पहुँच जाता है इंसान तो बड़ा एक्चुअली में रूएंट हो जाता है इंसान, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स आर पैथोलॉजिकल डेफिसिट, इसमें सब चीज़ों में कमी होती है, वहाँ पे एक्सेसेस है, यहाँ पे कमी है, आप बोलते नहीं हो कुछ, ब्लंटेड या फ्लैट इफेक्ट, लॉस ऑफ वोलेशन, सोशल विड्रॉल आप कर लेते हो। पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया शो एलोगिया और पॉवर्टी ऑफ स्पीच, दैट इज रिडक्शन इन स्पीच एंड कंटेंट, आप बोलते नहीं हो, कम बोलोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे। मैनी पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया, ये लोग एंगर शो नहीं करते, सैडनेस शो नहीं करते, जॉय शो नहीं करते, बाकी सारे लोग शो कर रहे होते हैं, इसलिए इनको ब्लंटेड इफेक्ट के नाम से बुलाया जाता है। कई लोग बिल्कुल भी इमोशन शो नहीं करते, फ्लैट इफेक्ट। एंड जिन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो एवोल्यूशन या दैट इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन इनमें होता है, और एपैथी एंड इनएबिलिटी टू स्टार्ट और कंप्लीट अ कोर्स ऑफ एक्शन। पीपल विद दिस डिसऑर्डर में विड्रॉ सोशली एंड बिकम टोटली फोकस ऑन देयर ओन आइडियाज़ एंड फैंटेसीज, ठीक है, खो जाएंगे, कुछ भी करने लगेंगे, कुछ भी बोलने लगेंगे, कोई सर पैर नहीं होता उस चीज़ का। ये नेगेटिव सिम्टम्स में आपको देखने को मिलता है। एंड पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया ऑल्सो शो साइकोमोटर सिम्टम्स, ठीक है जी। तो दे मूव लेस स्पॉन्टेनियसली और मेक ऑड ग्रिमेसेस एंड जेस्चर्स, अजीब अजीब से बॉडी जेस्चर्स, शक्लें बनाएंगे, बॉडी पोस्चर्स बना लेंगे। एंड इसको जो है ये जो एक्सट्रीम फॉर्म्स है कैटाटोनिया के फॉर्म में आ जाता है। पीपल इन कैटाटोनिक स्टूपर में रिमेन मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस। तो कैटाटोनिक स्टूपर है, एक जगह बैठे हैं, साइलेंट एंड मोशनलेस, हिलेंगे भी नहीं। फिर समटाइम दे शो कैटाटोनिक रिजिडिटी, मेंटेनिंग अ रिजिड अपराइट पोस्चर फॉर आवर, तो सीधे होकर बैठ जाएंगे और बैठे रहे, खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलता है। कई लोगों के कैटाटोनिक पोस्चरिंग हो जाती है, एज्यूमिंग ऑकवर्ड बिजारे पोजीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बाबा रामदेव की तरह कोई या ऑस्कर अवार्ड की तरह कोई पोजीशन बना लेंगे और वैसे के वैसे खड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, तो ये भी उनको देखने को मिल जाता है। तो ये सारा आपका स्किज़ोफ्रेनिया था जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। पॉजिटिव भी बता दिया मैंने, नेगेटिव भी बता दिया, और मैंने साइकोमोटर भी बता दिया आपको किसी को भी इसमें से कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। तो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करी है, और पहले ये अलग से कवर होता था, बट अब इसकी कैटेगरी में काफ़ी सारी चीज़ें अंदर ही आ गई है इसके अंदर, और छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये सब आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, आपने तारे ज़मीं पर भी देखी होगी, उसमें भी थोड़ा सा कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाता है, और भी काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हैं उसमें भी ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट आपकी नहीं होती, तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो कॉमन फीचर है अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में सामने आ जाता है। ऑफन द सिम्टम्स अपीयर बिफोर द चाइल्ड एंटर स्कूल और ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग। These disorders result in hampering personal, social, academic, occupational functioning. These get characterized as deficits or excesses in particular behavior or delays in achieving a particular age-appropriate behavior. कमी हो सकती है, ज़्यादा हो सकता है, एज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो
इसमें जो डिसऑर्डर्स हैं वो है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो कि ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है, एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, मतलब ये भी थोड़ा सा हमने चैप्टर 1 में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। और इनफैक्ट आपने नहीं पढ़ा होगा तो 11th में लर्निंग जो चैप्टर था लर्निंग डिसेबिलिटी उसमें भी ये हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है जी। तो सबसे पहले इन्होंने ADHD का बताया है, फीचर्स लिखे हुए हैं, ऑलरेडी अलग से भी क्वेश्चन कवर हो जाता है, 3-4 मार्कर का क्वेश्चन है, 1-1 मार्कर में भी आ जाता है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने ये जो कुछ चैप्टर्स है जिसके ऊपर मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, फीचर्स के ऊपर ध्यान रखेंगे तभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे। 70 मार्क्स के पेपर में आजकल 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, दिस गिव्स यू अ बूस्ट। ठीक है, 17 मार्क्स करना ईजी है, बट ऑब्वियसली अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो कृपया करके ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी आप चैप्टर्स के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। तो कहते हैं दो मेन फीचर ADHD के, इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी होता है, अचानक से चीज़ें करना, अटेंशन नहीं देते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, हाइपर एक्टिविटी वाली चीज़ें। चिल्ड्रन हुआ इन अटेंटिव find it difficult to sustain mental effort during work or play. They have a hard time keeping their minds on any one thing or following an instruction. Common complaints are बच्चा सुनता नहीं है, concentrate नहीं करता, instructions follow नहीं करता, disorganized है, distracted है, भूल जाता है, असाइनमेंट्स पूरे नहीं करता, एंड इज क्विक टू लूज इंटरेस्ट इन बोरिंग एक्टिविटीज़। वैसे भी कोई भी बोरिंग एक्टिविटी में क्विकली लूज कर देगा इंटरेस्ट, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। बट कोई भी अगर जनरल एक्टिविटी होती है तो ये बच्चे जो होते हैं ADHD वाले, एक्चुअली इनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। ठीक है, तो बोरिंग एक्टिविटीज़ जस्ट थिंग यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। इसी में जो बच्चे इम्पल्सिव होते हैं, इम्पल्सिव मतलब ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी कर देते हैं, दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर इमीडिएट रिएक्शन और बिफोर दे एक्ट। घर में घुसे, उठा के वास फोड़ दिया, बाद में समझ आना अच्छा वास फूटा है, कोई बात नहीं, अब तो हो गया। तो दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू वेट और टेक टर्न्स, हैव डिफिकल्टी रेजिस्टिंग इमीडिएट टेम्पटेशन और डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। माइनर मिसहैप सच एज नॉकिंग थिंग्स ओवर आर कॉमन, वेयर एज मोर सीरियस एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज कैन ऑल्सो अकर। हाइपर एक्टिविटी भी होती है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे। दे ऑल्सो टेक मैनी फॉर्म्स, भागते रहेंगे, एक जगह बैठ नहीं सकते, एक लेसन में बैठना इनके लिए बड़ा टफ हो जाता है। बच्चे फिजिट कर रहे होते हैं, स्क्वाम कर रहे होते हैं, क्लाइम कर रहे होते हैं, रन अराउंड एमलेसली। पेरेंट्स एंड टीचर डिस्क्राइब देम एज ड्रिवन बाय मोटर, ऑलवेज ऑन द गो एंड टॉक इंसेसेंटली। ठीक है, तो हाउ इंडक्शन मोटर वर्क्स, तो ऐसे करके भाग रहे होते हैं बेचारे। तो लाइक आई नो इन माई अर्ली ईयर्स तो मैम और मुझे जो है कई स्पेशल बच्चों की क्लासेस लेनी पड़ती थी। तो आई रिमेंबर मैं एक क्लास लेने जाता था पश्चिम बिहार में, 7th क्लास का बच्चा था। अब वो उसका फिक्स था, मैं 1 घंटे की क्लास लेने जाता था, वो 20 मिनट्स भी टिक के नहीं बैठता था, और जब भी मैं पहुंचता था वो सबसे पहले गायब होता था। उसको पता था सर आ गया, उसको ढूंढना पड़ता था। ठीक है, 15 मिनट लगा के 10 मिनट लगा के भागता रहेगा, इधर उधर एक जगह नहीं बैठता था, और लिटरली इतना ज़्यादा परेशान हो जाता था वो एक टॉपिक को करने में, उसको उसके लिए इंटरेस्टिंग जो है बनाना पड़ता था चीज़ें। तो क्योंकि उसको ADHD एंड प्लस ऑटिज़म दोनों था। ठीक है जी, तो या ये देखने को मिला। ओके जी, तो ये आपके ADHD के सिम्टम्स इन्होंने यहाँ पे बताए। फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है यहाँ पे, पहले ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आता था, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसका नाम कर दिया। इज कैरेक्टराइज बाय वाइड स्पेयर इम्पेयरमेंट्स इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन skills, stereotype patterns of behavior, interest and activities. Children with autism spectrum disorder have marked difficulties in social interaction and communication across different contexts, restricted range of interest, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर रूटीन। तो ये स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर रूटीन वाला 1 मार्कर काफ़ी आ रहा है कि दीज चिल्ड्रन हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ऑफ रूटीन नेम। तो कौन सा डिसऑर्डर हुआ, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कैटेगरी। कहते हैं 70% बच्चे जो होते हैं उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 1। ठीक है, वो इन्होंने बताया। अब इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। जिन लोगों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, प्रोफाउंड डिफिकल्टी होती है, दूसरों से रिलेट नहीं कर पाते, रिलेशनशिप्स क्लियर नहीं होते, सोशल बिहेवियर इनिशिएट नहीं कर पाते, अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, कोई फीलिंग्स भी नहीं शो कर पा रहे होते हैं, सीरियस एबनॉर्मलिटीज़ होती है कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज में, और कई लोगों की स्पीच भी डेवलप नहीं होती। रेपिटेटिव और डिवाइंड स्पीच पैटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये जो बच्चे हैं इनका नैरो पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट होता है, और ये रेपिटेटिव बिहेवियर सच एज लाइनिंग अप ऑब्जेक्ट्स और स्टीरियोटाइप बॉडी मूवमेंट सच एज रॉकिंग, ये सारी चीज़ें करें, कहीं पे भी चढ़ जाएंगे, कुछ करने लगते हैं। दीज मोटर मूवमेंट्स में बी सेल्फ स्टिमुलेटरी सच एज हैंड फ्लैपिंग, सेल्फ इंजीरियस सच एज बैंगिंग देयर हेड अगेंस्ट द वॉल। Due to the nature of these difficulties in terms of verbal and non-verbal communication, individuals with autism spectrum disorder
टेंड्स टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन स्टार्टिंग, मेंटेनिंग, इवन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। तो इनको इस हद तक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है जी। तो ये इन्होंने यहाँ पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी चैप्टर 1 में हमने किया हुआ है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर भी छोटा सा है, 2-3 मार्कर का टॉपिक है ये वाला। वही है कि इंडिविजुअल याद नहीं कर पाता, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं हो पाती, और ये बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ नहीं होती। अफेक्टेड चाइल्ड जो है बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा होता है। इंडिविजुअल मे बी एबल टू रीच एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस लेवल विद एडिशनल इनपुट एंड एफर्ट। तो स्पेशल एजुकेटर्स वगैरह की डिमांड आ जाती है यहाँ पे। एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इज लाइकली टू इम्पेयर फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस इन एक्टिविटीज ऑक्यूपेशन डिपेंडेंट ऑन द रिलेटेड स्किल्स। ठीक है, डिपेंड करता है। तो ये भी यहाँ पे इन्होंने बताया। तो ये सब जो है कैटेगराइज इन्होंने किया हुआ है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर। तो ये एक पोर्शन भी हमारा ख़त्म होता है। और इसी से पहले जैसे इन दोनों का कैटेगराइजेशन इकट्ठा होता था, अब इसको अलग कर दिया गया है नई क्लासिफिकेशन के अंदर, विच इज़ डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये भी नया नाम के अंदर डाला गया है। तो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें ODD, ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, 2 कैटेगरीज आती हैं। चिल्ड्रन विद ODD डिस्प्ले एज इन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टबर्ननेस, बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं ये, इरिटेटेबल होते हैं, डिफाइंट है, डिसओबीडियंट होते हैं, होस्टाइल मैनर में ये लोग बिहेव कर रहे होते हैं। जिन लोगों को ODD होता है उनको ऐसा लगता है कि हम तो गुस्सा कर ही नहीं रहे हैं, ऑपोजिशनली ने डिफाइंड नहीं है, और अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे तो हमने कर दिया। ठीक है, बच्चे ही ऐसा ज़्यादातर करते हैं, उसने ऐसा किया तो हमने ऐसा कर दिया, वो कर दिया। बट अगर रेगुलर पैटर्न हो जाता है तो डिसऑर्डर है। Thus the symptoms of the disorder become entangled with the problematic interactions with others, and the terms conduct disorder and antisocial behavior refer to age inappropriate actions and attitude that violate family expectations, societal norms and personal or property rights of others. तो conduct disorder मतलब आप जो कुछ कर रहे हो या एंटी सोशल है, गाड़ी फोड़ दी है ना, सामान फोड़ दिया, किसी का मुंह फोड़ दिया, ये चलता रहता है। अग्रेसिव हो जाते हैं, एनिमल्स को मारने को, लोगों को मारने को तैयार रह जाते हैं। नॉन अग्रेसिव कंडक्ट में प्रॉपर्टी डैमेज है, चोरी चकारी है, सीरियस रूल वायलेशंस आपको देखने को मिल जाता है। चिल्ड्रन शो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर, ये मार्क कर लीजिएगा, 1122 मार्कर है। किस किस तरीके के अग्रेशन आपके होते हैं। वर्बल अग्रेशन होता है, नेम कॉलिंग, स्वेरिंग, गाली गलौज भी हो जाता है। फिजिकल अग्रेशन है, इसमें इन्होंने बताया डायरेक्टेड एंड इन्फ्लिक्टिंग हिटिंग एंड फाइटिंग। होस्टाइल अग्रेशन है, डायरेक्टेड एंड इन्फ्लिक्टिंग इंजरी टू अदर्स। प्रोएक्टिव अग्रेशन है, डोमिनेटिंग एंड बुलिंग अदर्स विदाउट प्रोवोकेशन। ठीक है, डोमिनेटिंग एंड बुलिंग अदर्स विदाउट प्रोवोकेशन इज प्रोएक्टिव अग्रेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई। ठीक है जी, तो ये आपका ऑलमोस्ट स्किज़ोफ्रेनिया ख़त्म कर दिया हमने, और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक किसी को पूछना है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। एनीवन वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? मेरे को इसी वाले में डाउट है। हाँ जी चैतन्य। जैसे आपने कहा कि इन लोगों को ये लाइक जो ये बच्चे होते हैं पर्टिकुलरली, उनको ये लगता है कि मतलब ये नहीं चिल्ला रहे हैं, कोई और चिल्ला रहा है। तो आइडियली इस तरीके से, या मतलब ये जो चीज़ है ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में भी यूज़ होती है। हाँ जी। अगर हम कोई प्रोजेक्शन लगा रहे हैं तो अगर सपोजिंगली ये कहा जा सकता है कि ODD का जो मेन रूट कॉज है वो अपना ईगो डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादा यूज़ करना, जैसे रैशनलाइजेशन हो गया या प्रोजेक्शन। हाँ कह सकते हैं चैतन्य, बट ना छोटे लेवल जो ये बेसिकली ये बच्चों के डिसऑर्डर्स होते हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चों में दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे फिर बढ़ेंगे तो आगे फिर ये यूज़ हो सकता है। हालांकि इनिशियल ईयर्स में अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो ठीक करना भी बड़ा इजी हो जाता है, तो हम एक हद तक कह सकते हैं। बट बच्चों की कैटेगरी में हम उसको ODD में ही रखते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं रखते, बिकॉज ईगो जो है आपके सेल्फ से जनरेट होता है, जो कि हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में साइको एनालिसिस में पढ़ा था, साइकोडायनेमिक अप्रोच में, और आप कॉन्शियसली करते हो उसको एक्चुअली में वहाँ पे। ठीक है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे कॉन्शियसली नहीं करते ये लोग। ठीक है, ये इनका बिहेवियर पैटर्न ही ऐसा हो जाता है, तो दिस इज द स्लाइटेस्ट डिफरेंस आता है। सर तो फिर OCD क्या होता था? OCD तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ना, वो तो थॉट्स एंड एक्शंस को लेकर होता था। हाँ जी, ठीक है चैतन्य, समझ आएगी? यस सर। ओके ओके।
11th में आपने फीडिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स पढ़ रखा है। 3 तरीके के डिसऑर्डर्स हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया नर्वोसा है, बिंज ईटिंग है, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर भी है, पूरा पूरा लिखने को भी आ जाता है, 4 मार्कर का आता है ये टॉपिक। एनोरेक्सिया नर्वोसा इंडिविजुअल का डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज का एक खुद का एक सेल्फ परसेप्शन हो जाता है कि मैं ओवरवेट हूँ, खाना नहीं खाएंगे ये लोग, एक्सरसाइज कंपल्सिवली करेंगे, अनयूजुअल हैबिट कर लेंगे, दूसरों के सामने नहीं खाएंगे और जानबूझ के स्टार्व कर रहे होते हैं टू डेथ या लार्ज अमाउंट ऑफ वेट लॉस ये लोग कर लेते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में एक्सेसिव खाएंगे, फिर पर्ज करते हैं, लेक्सेटिव्स वगैरह मेडिसिन वगैरह खा सकते हैं, खा के और वॉमिट करना शुरू कर देते हैं। इससे इनको डिस्गस्टिंग और शेम वाली फीलिंग आती है और ज़्यादातर ये लोग भी लगते हैं ऐसे करते हैं कि टेंशन और रिलीफ मिल जाए किसी चीज़ से, स्ट्रेस से, तो ये चीज़ हम लोग ये लोग कर पाते हैं। बिंज ईटिंग है, फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग हो जाता है और इंडिविजुअल टेंड्स टू ईट एट अ हायर स्पीड देन नॉर्मल and continues eating till she feels uncomfortably full. In fact, large amount of food may be eaten even when the individual is not feeling hungry. तो ये 3 कैटेगरीज। एनोरेक्सिया में आपको लगता है मोटे हो, खाओगे ही नहीं। बुलिमिया नर्वोसा में आउट ऑफ आपका जो है एक्सेस ईटिंग हो जाती है, फिर लेक्सेटिव से आप उसको आउट करने की कोशिश करते हो। बिंज ईटिंग में आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग एपिसोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर, जिसके वजह से अभी फ़िलहाल हमारा बॉलीवुड पूरा हिला हुआ है, ठीक है, और लोग भी हिले हुए हैं वहाँ के, तो यही हमें सुनने को मिलता है। हीरोइन है, अल्कोहल अब्यूज़ है, कोकेन अब्यूज़ है, यही सब चल रहा है। चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है, विच इज़ ऑब्वियसली वी नो, हमें ये सब पता ही है। लिखने का थोड़ा सा ढंग यहाँ पे है, ऑलरेडी बोर्ड्स में ये बहुत कम क्या बिल्कुल भी नहीं आई हुई है एक्चुअली, बट याद करना होता है क्योंकि कोई भरोसा नहीं है बोर्ड्स जी का, ठीक है जी। तो एडिक्टिव बिहेवियर, वेदर इट इन्वॉल्व्स एक्सेसिव इंटेक ऑफ हाई कैलोरी फूड रिजल्टिंग इन एक्सट्रीम ओबेसिटी और इन्वॉल्विंग द अब्यूज ऑफ सब्सटेंसेज सच एज अल्कोहल और कोकेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय सोसाइटी टुडे। तो आजकल गाने ही हिट हो रखे हैं, तो यही सब चीज़ें चल रहा होता है। तो disorders relating to maladaptive behavior resulting from regular consistent use of substance involved are include substance related and addictive disorders. These disorders include problem associated with the use and abuse of alcohol. तो अब बेसिकली substance related addictive disorders हैं, अल्कोहल, कोकेन, टबैको, ओपियोइड्स आप लोग ले रहे होते हो, अरे वो डुम 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 है ना, तो कहाँ से आए हो, भग के आए हो, भोपाल से आए हो, तो वो जो ट्यूब साइकिल पंचर हो जाती है ना, उसके लिए ट्यूब आती है, फ्लूइड्स है, ये सब जो है लोग सूंघ रहे होते हैं और वो आदत इतनी बन जाती है, लोग मजबूर हो जाते हैं। तो इसमें हमारा सोचना समझना और बिहेव करने का तरीका बड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये बताया हुआ है। फिर अल्कोहल है, तो अल्कोहल का हमें पता ही है, लोगों ने देखा भी है, डोमेस्टिक अब्यूज़ के भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रिंक्स रेगुलर पीते हैं, डॉक्टर ने तो बोला है 2 पैक डेली के पीजिए, मज़ा आएगा, पर 2 बॉटल पी लेंगे तो क्या होएगा, तो ऐसा लोग करते हैं। इवेंचुअली ड्रिंकिंग आपकी सोशल बिहेवियर को ख़राब कर देता है, आपकी सोचने की क्षमता को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ये आपकी बॉडी भी टॉलरेट नहीं कर पाती, उसके इफेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, विड्रॉल रिस्पॉन्सेज देखते हो, मिलियंस ऑफ फैमिली, सोशल रिलेशनशिप, करियर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, रोड एक्सीडेंट जो है होते गए हैं, डेथ हो जाती है लोगों की। एंड दीज चिल्ड्रन, जिन बच्चों को अगर बाई चांस हो जाता है, दीज चिल्ड्रन हैव हायर रेट्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बच्चों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, एनजाइटी है, डिप्रेशन है, फोबिया, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एक्सेसिव डैमेज ड्रिंकिंग जो है आपकी हेल्थ को ख़राब करती है, जो कि हमें पता ही है ऑब्वियसली, और इफ़ेक्ट्स आप अल्कोहल के देख सकते हो ऊपर लिखे हुए हैं, ऑल्दो ये आता नहीं है, बट रीडिंग पे ज़रूर रखिएगा बॉक्स 4.2 को, ठीक है, रीडिंग पे ज़रूर रखिएगा। फिर बात आती है हीरोइन की, तो हीरोइन को तो ऑलरेडी बॉलीवुड वालों ने पकड़ लिया है, रिया को भी पकड़ लिया, बेचारे रकुलप्रीत सिंह को भी पकड़ लिया, श्रद्धा सिंह को भी पकड़ लिया, श्रद्धा कपूर एक्चुअली, दीपिका जी पादुकोण जी को भी पकड़ लिया, तो हीरोइन के चक्कर में। एनीवे, तो हीरोइन इनटेक सिग्निफिकेंटली इंटरफेस विद द सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, तो एक तरह का ड्रग्स ही होता है ये, और डिपेंडेंस हो जाती है, आप इसी के आसपास घूम रहे होते हो, बिल्डिंग अप अ टॉलरेंस फॉर इट, विड्रॉल रिएक्शन देखने को मिल जाए जब आप इसको रोक देते हो किसी तरीके से। मोस्ट डायरेक्ट डेंजर जो है ओवरडोज से, रेस्पिरेटरी सेंटर में जब ये जाता है, पैरालाइज भी आप हो सकते हो, डेथ भी आपकी हो सकती है। एंड कोकेन जो है यहाँ पे इन्होंने बताया है, विच इज़ ऑब्वियसली इन विद अ पर्सन विच इज बी इंटॉक्सिकेटेड थ्रू आउट द डे एंड फंक्शन पुअरली इन सोशल रिलेशनशिप एंड एट वर्क, इट मे ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम इन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड अटेंशन। डिपेंडेंस तो डेवलप हो ही जाती है,
डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स, ऑब्वियसली ड्रग्स जब ज़्यादातर लिखते हैं कि एक तरीके का बिहेवियर करना है या एक तरीके से किसी चीज़ से बचना है, रिलैक्स करना है, तो ड्रग्स लिए चले जाते हैं। एंड स्टॉपिंग इट रिजल्ट्स इन फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, फटीग, स्लीप प्रॉब्लम्स, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी। कोकेन पोजेस सीरियस डेंजर्स, इट हैज़ डेंजरस इफेक्ट्स ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड फिजिकल वेलबींग। पता ही है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हो। नीचे इसमें DSM-5 के अकॉर्डिंगली कॉमनली अब्यूज सब्सटेंसेस बताए हुए, अल्कोहल है, स्टिमुलेंट्स है, डेक्स्ट्रोएमेटाफीन है, मीटाफीन है, कोकेन है, ये पार्टी ड्रग्स की तरह यूज़ किए जाते हैं आजकल। कैफीन है, आप कॉफ़ी, चाय, सोडा, एनर्जेटिक, चॉकलेट, कोकोआ खाते हैं। कैनबिस में मैरिजुआना, भांग, ठीक है, इसे डैन बिल्जेरियन कंपनी खोल लेना, डैन बिल्जेरियन ने लीगली चला रहा है ये। और हेलुसिनोजेंस हैं जिसमें LSD, मैस्कलीन वगैरह पार्टी ड्रग्स ही है ये। इनहेलेंट्स हैं, गैसोलीन, ग्लू, पेंट थिनर, स्प्रे पेंट, टाइपराइटर कलेक्शन फ्लूइड एंड स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं। टोबैको है, सिगरेट, बीड़ी, ओपियोइड है, मॉर्फिन, हीरोइन, कफ सिरप, पेन किलर्स एंड सेडेटिव्स हैं आपके स्लीपिंग पिल्स, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, ये सब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, और आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बता देता हूँ। टेबल 4.2 आपको दिया हुआ है। कई बच्चे पूछते हैं हमसे पेज नंबर 85 पे कि ये करना है कि नहीं करना है। एक्चुअली में इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर 1 में हमें कराया हुआ है। स्कूल लेवल पे इनफैक्ट ये आपको दे देते हैं, तो आप उसको रीडिंग पे ज़रूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो सब बोर्ड्स में आ रखी हैं, वो आपको डेफिनेटली करनी ही करनी है, ठीक है जी। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप जो है ऑलरेडी वी आर इनटू अक्टूबर, तो आप ज़रा 10 ईयर मार्केट से ख़रीद लीजिए। 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपके रेगुलर टेस्ट अब शुरू होंगे, ठीक है, बहुत हो गया। तो मैं इनफैक्ट अभी ये भी करूँगा, शायद कल परसों के बाद से कुछ एक्सटेंडेड क्लासेस ही रखूँगा कि आपके जो जैसे ये बचा है 4, 5, 6 चैप्टर ही बचा है, 7 बचा है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी हम लोग 1-2-3 घंटे की क्लास में करके ख़त्म करें। एंड क्योंकि बाकी बच्चों ने भी रिविजन कर ही ली है, तो अब इसके हम टेस्ट की तैयारी करेंगे। एंड दैट टेस्ट हैज़ टू बी गिवन एट सेंटर ओनली, दैट इज़ अ कंपल्शन। तो आप यहीं आके दें, बेटर रहेगा। डाउट्स ले लीजिए इंडिविजुअली आना चाहते हैं, किसी भी डे में आना चाहते हैं, ओपन है 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, आप कभी भी आइए, ठीक है। बट एक सिंसेरिटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ रखिए, बिकॉज ऑलरेडी जो टाइम चला गया, आपके पेपर होने हैं, ठीक है। तो आप वो तैयारी करके रखिए। दिस इज़ अ नोट, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, ओके जी। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछ लीजिए, वरना हम टाटा बाय बाय करते हैं। एनीवन, कोई डाउट? आराध्या, गुनगुन, कीर्ति, पलक, गौरांगी, चैतन्य, अदिति शर्मा जी। ओके, चलो कूल, ठीक है जी। सो वील टेक अ लीव। पॉल साइंस के लिए अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो हम सीधा 5:05 के अराउंड मिलते हैं, ठीक है, 5:05 पे, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ ये बात ध्यान रखिएगा, 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स सारी कहानी यहीं पे होगी, ठीक है। वो आपको जैसे मर्जी मैनेज करना है, किसी को कोई बात करनी होगी तो मुझसे बात कर लीजिएगा इंडिविजुअली। बाय बाय, टेक केयर।